बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे जो कि सेट से मुताल्लिक है। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देखेंगे। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। हमारे पास एक कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में मुश्किल हो, उसे हम सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड से मुराद हमारे जो है कि सेट के एलिमेंट ऐसे हों कि उनको हम आसानी के साथ डिस्क्राइब कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि क्रिकेट टीम के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सेट, तो ये एक सेट होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि अच्छे खिलाड़ियों का सेट, तो फिर ये सेट नहीं होगा, क्योंकि अच्छे का तयन जो है वो हम किस हिसाब से करेंगे ये नहीं बताया गया कि अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर, अच्छे फील्डर या अच्छे ऑलराउंडर कौन से हमने खिलाड़ियों को चूज करना है। सेट जो है हम उसको जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं यानी जो इसके एलिमेंट हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद है यानी उसका मेंबर है, तो उसको हम यूं लिखेंगे कि 3 इज द मेंबर ऑफ ए। कि 3 जो है वो इसका मेंबर है, 3 इसमें एक ऑब्जेक्ट है या 3 इसका एक एलिमेंट है। अगर कोई नंबर इसके अंदर मौजूद नहीं है या एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, मिसाल के तौर पे इसमें -5 नहीं है, तो उसको हम यूं लिखेंगे -5 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। हम जो है वो इस साइन के साथ इसको लिखेंगे -5 इसका मेंबर नहीं है, और इसको पढ़ेंगे -5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, या पढ़ेंगे -5 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, या -5 डज नॉट बिलोंग टू ए। सेट्स जो है उनको जो है वो हम 3 जो है वो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? अगर हम सारे एलिमेंट्स को जो है ना वो कॉमास के साथ ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे ये सेट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, तो मैंने 1 2 3 4 5 पांचों नंबर लिख दिए और साथ दरम्यान में कॉमे लगा दिए। ये जो है वो 2 से लेकर 50 तक इवन नंबर्स हैं, उनको लिख दिए हैं। ये जो है हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, उनको लिख दिए। तो ये हमारे पास जो है ये फॉर्म कहलाती है टेबुलर फॉर्म। दूसरी फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, स्टेटिंग इन वर्ड्स द एलिमेंट ऑफ अ सेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करते हैं, हम वर्ड्स में जो है वो बयान कर देते हैं एलिमेंट्स को। उसमें हम एलिमेंट लिखेंगे नहीं बल्कि उनको वर्ड्स में बता देंगे। जैसे ये पहला सेट है हमारे पास, तो हम इसको लिख देंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेकंड वाले को हम लिख देंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 50। और इस वाले को लिख देंगे हम सेट ऑफ ऑड नंबर्स। और इसी तरह जो है वो हमारे पास तीसरा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, राइटिंग इन सिंबॉलिक फॉर्म द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। इसमें ये होता है कि हमने देखा कि सारे सेट में के एलिमेंट में जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक खसूसियत है जो सब में पाई जाती है, उसको हम बयान कर देंगे और सिंबल के साथ बयान करेंगे, तो ये हमारा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट था हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू x बिलोंग टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 5। कि हमारे पास a जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर जो है वो 5 तक है हमारे पास। इसी तरह b सेट हमारे पास जो है वो इवन नंबर्स है और वो जो है 0 से बड़े हैं और 50 तक है। फिर हमारे पास जो थर्ड वाला सेट था वो हमारे पास ऑड नंबर का सेट है और ये पॉजिटिव है। x ग्रेटर 0 का मतलब है कि हमारे पास जो ऑड नंबर है वो सारे के सारे पॉजिटिव ऑड नंबर है। इसके बाद हम कुछ सेट ऑफ नंबर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सेट जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये जो 3 डॉट लगाए हैं इसको हम एलिप्सिस कहते हैं और इसका मतलब होता है सो ऑन या इट्स इज कंटिन्यू। इसके बाद हमारे पास दूसरा सेट जो है वो होल नंबर का है। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 भी शामिल कर लें, 0 1 2 3 सो ऑन, तो ये सेट ऑफ होल नंबर बन जाएगा। नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 भी आ जाए तो ये होल नंबर का सेट बन जाएगा।
इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर में 0 भी है, प्लस वाले नंबर भी हैं, माइनस वाले भी हैं, तो ये इंटीजर का सेट जो है वो आ जाएगा, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इसके बाद इवन नंबर का सेट है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो नंबर 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं, या 2 उनको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। इसके बाद हमारे पास ऑड नंबर का सेट है। ऑड नंबर जो है ये है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 सो ऑन। इसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जिनके सिर्फ 2 ही डिवाइड होते हैं, यानी या तो 1 उनको डिवाइड करता है या वो नंबर बताते खुद अपने आप को डिवाइड करता है, उसके अलावा उनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता। याद रखें प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होते। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ये वो नंबर हैं जो या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या अपने आप पे, इसके अलावा ये किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। इसके बाद हमारे पास है क्यू जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कहते हैं वो नंबर जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसको हम यूं लिखते हैं x such that x belong to q and x is equal to p over q where q not equal to 0। वो तमाम नंबर जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन बटे में 0 नहीं लिखना, यानी जो बटे में नंबर होगा वो 0 नहीं होगा। तो इस तरह के सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर हो गए। इसकी आम एग्जांपल जो है वो आप 2/3 -1/5 7/9, ये सारे के सारे जो है वो रैशनल नंबर है। इसके बाद Q डैश या Q बार ये सेट ऑफ इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर वो है जो हम बटे में नहीं लिख सकते। तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं x such that x is not a rational number। यानी क्यू बार में वो नंबर आएंगे जो कि रैशनल है, जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते। इसकी एग्जांपल जो है वो स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, पाई है और नंबर ई है जिसकी वैल्यू 2.7182 और सो ऑन ये होती है। तो ये जो है वो इररेशनल नंबर है। यहाँ एक बात याद रखें कि पाई जो है बाज समझते हैं कि ये रैशनल है, पाई इररेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू जो हम 22/7 लेते हैं ये इसकी अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर 22/7 कोई कहे तो वो रैशनल है, लेकिन अगर पाई कहे तो वो इररेशनल है, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इसके बाद हमारे पास रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर अगर हम रैशनल और इररेशनल का यूनियन ले लें, यानी Q यूनियन Q डैश, तो ये हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा। यानी रियल नंबर में वो तमाम अदाद जो बटे में लिखे जा सकते हैं और फिर वो तमाम अदाद जो बटे में नहीं लिखे जा सकते उनको इकट्ठा कर दे तो सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है C। तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं Z such that Z is equal to x plus iota y। इसमें जो है वो x y दोनों रियल नंबर हैं और आयटा जो है वो -1 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अब हम सबसेट की डेफिनेशन देखेंगे कि सबसेट क्या होता है। इफ A एंड B आर टू सेट्स, अगर हमारे पास A और B दो सेट्स हैं, A is called subset of B written as A subset of B if and only if every element of A is also an element of B। A को हम B का सबसेट तब कहेंगे जब A का हर एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट हो। सिंबॉलिकली हम इसको यूं लिखते हैं कि A सबसेट ऑफ B if and only if X belong to A then X belong to B। यानी अगर X A के अंदर मौजूद है तो लाजमी वो वाला एलिमेंट सेट B में भी मौजूद हो, तो फिर जो है A B का सबसेट होगा। इसकी कुछ रिमार्क्स हैं वो भी देख लेते हैं पहले। इफ A is a subset of B then B is called superset of A। अगर A सबसेट है तो B उसका सुपरसेट कहलाएगा।
दूसरा रिमार्क है व्हेन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है तो फिर लाजमी ए में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि बी का मेंबर नहीं होगा। ये एग्जांपल दी है, जैसे ए में है ए बी सी डी और बी है हमारे पास बी सी डी ई एफ। तो अब ये जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये जो एलिमेंट ए है ये ए के अंदर तो मौजूद है लेकिन बी में नहीं है। यानी ए जो है हमारा वो ए सेट में है लेकिन ये सेट बी में मौजूद नहीं है, लिहाजा ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास ए सेट है 1 3 5, बी है 1 2 3 4 5, सी सेट है 1 2 3 4 और डी सेट है 3 1 5। तो यहाँ देखें ए जो है वो बी का सबसेट है। क्यों? ये देखें एक भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर मौजूद है और 5 भी इस सेट के अंदर मौजूद है। तो ए के बी का सबसेट हो गया और बी जो है वो इसका सुपर सेट है। इसी तरह सी जो है 1 भी इसके अंदर मौजूद है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। सी भी बी का सबसेट है और बी सी का सुपर सेट है। इसी तरह ए जो है ए डी का सबसेट है क्योंकि 1 3 5 इसमें भी मौजूद है। तो ए जो है वो डी का भी सबसेट है। डी में नंबर वही लिखे हुए हैं लेकिन उनकी तरतीब जो है वो मतलब चेंज करके लिखी हुई है। तो सेट में याद रखें तरतीब के से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं या उनको रिवर्स ऑर्डर में 5 4 3 2 1 तो वो दोनों सेट सेम ही होंगे, तरतीब से फर्क नहीं पड़ता। तो ए जो है वो डी का सबसेट है क्योंकि ए का हर एलिमेंट डी में मौजूद है। इसी तरह डी भी जो है वो ए का सबसेट है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि z जो है यानी सेट ऑफ इंटीजर जो है ये रैशनल नंबर यानी q का सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उनके बटे में अगर एक लिख दें तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा क्योंकि रैशनल नंबर होते हैं बटे वाले आदाद। तो जितने भी हमारे पास इंटीजर होंगे अगर बटे में हम एक लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। तो इसलिए हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर और रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर का सुपर सेट है। अब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है तो आइए देखते हैं। अगर हमारे पास दो सेट है फॉर एग्जांपल ए और बी, ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और बी सेट है 1 2 3 4 5। तो ए जो है वो बी का सबसेट है लेकिन हम देख रहे हैं कि बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। या यूं कह रहे हैं कि बी में कम से कम एक एलिमेंट सेट ए की निस्बत ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट को जो है वो हम इस साइन से शो करते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिर समझ लें कि ए बी का सबसेट है लेकिन बी में एक एलिमेंट कम से कम ऐसा है कि वो जो है वो ए में मौजूद नहीं है। तो इसलिए ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। हर सेट अपना ही सबसेट होता है, ए अपना ही सबसेट है लेकिन वो इम्प्रॉपर होगा क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो इससे ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद इक्वल सेट है। दो सेट हमारे पास उस वक्त बराबर होते हैं जब ए बी का सबसेट हो और बी जो है वो ए का सबसेट हो। इसको हम यूं लिखते हैं कि a इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। मिसाल के तौर पे हम a सेट ले लेते हैं a b c और b सेट ले लेते हैं b a c। तो आप देखें a का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है तो ए बी का सबसेट हो गया। इसी तरह बी का हर एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है तो बी ए का सबसेट हो गया। तो जब ऐसी बात हो कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो इसका मतलब है वो दोनों सेट जो है वो इक्वल सेट है, बराबर सेट है। इसके बाद नल सेट है। नल सेट हम ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट कहते हैं। नल सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट। इसके लिए जो है वो नोटेशन या तो हम ब्रैकेट को यूं लिखते हैं और इसके दरमियान कुछ नहीं लिखते, यहाँ इसको जो है ना हम फाइव से लिखते हैं
इस तरह, या इस तरह खाली सेट लिखते हैं या इस तरह। अगर हम इसको यूं लिखेंगे तो ये खाली सेट नहीं होगा, ये गलत तरीका है। या हम इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, या हम फाई से इसको डिनोट करते हैं, इस तरह लिखेंगे तो ये गलत होगा, ये खाली सेट नहीं है, इसके अंदर फाई ए का एलिमेंट मौजूद है। अब हमारे पास ये एक एक्सरसाइज है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो x इज अ मेंबर ऑफ सेट x, तो ये इसका मेंबर है, ये ट्रू है। इसी तरह सेकंड है कि x इज सबसेट ऑफ x, तो ये भी ट्रू है क्योंकि हर सेट अपना सबसेट होता है। इसके बाद x सेट इज मेंबर ऑफ सेट x, ये फॉल्स है क्योंकि सेट सेट का मेंबर नहीं होता बल्कि सबसेट होता है। जिस तरह ये नोटेशन आनी थी तो यहां मेंबर की नोटेशन आ गई, तो ये फॉल्स है। उसे नेक्स्ट जो है सेट x इज द मेंबर ऑफ सेट x, कि ये सेट x जो है इस सेट का मेंबर है, तो ये ट्रू है क्योंकि आप सेट के अंदर भी जो है ना वो मेंबर सेट की शक्ल में ही है, तो ये ट्रू आ जाएगा। इसके बाद फाई इज द सबसेट ऑफ x, तो ये भी ट्रू है क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होता है। और फिर लिखा फाई बिलोंग टू सेट x, ये फॉल्स है क्योंकि सेट के लिए नोटेशन ये इस्तेमाल की जाती है, ये नहीं, तो ये फॉल्स है। एक बात यहां आपने याद रखनी है कि हर सेट के जो है दो कम से कम जो है ना वो सबसेट जरूर होते हैं, एक तो फाई खाली सेट और दूसरा जो है वो सेट खुद इटसेल्फ, तो ये दोनों जो है इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी सेट होंगे वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। अब हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, इट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है कि हम जिन एलिमेंट्स के मुताबिक जो है वो स्टडी कर रहे हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट अगर हम ले लें तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम एक कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चों का जो है कद नापना चाहते हैं, उसको मैयर करना चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के बच्चों का कद कितना है, तो कॉलेज के तमाम जो है फर्स्ट ईयर के बच्चे वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होंगे। इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ग्रेजुएट लोग कितने हैं, तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुएट होंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होंगे। इसके बाद हमारे पास है वेन डायग्राम। वेन एक मैथमेटिशियन है, उसने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आइडिया वेन डायग्राम का दिया था। इसमें ये होता है कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के जरिए शो करते हैं और जो सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल के जरिए जो है वो उसके अंदर जो है शो करते हैं। यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट को जो है वो सर्कल से। तो सेट्स को इस तरह शो करने का तरीका जो है वो वेन डायग्राम कहलाता है। इसके बाद हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट्स। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हमारे पास उसकी एग्जैक्ट कोई ना कोई जो है ना वो तादाद होती है मेंबर्स की। A set S is said to be finite if it contains exactly m distinct elements where m some non-negative integer. We write s mod is equal to m और n of s is equal to m. यहाँ ये बताया गया है कि हमारे पास कोई भी सेट जो है वो फाइनाइट तब होगा अगर उसमें m डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे और हम उनकी तादाद में यूं लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि सेट S में जो तादाद है एलिमेंट की वो m है। इसको इस तरह भी लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू m। एक एग्जांपल दिया है कि S है A B C D E, तो इसमें जो है वो S मॉड कितना होगा 5 होगा क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 मेंबर है, तो ये मेंबर की तादाद को शो करता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहली है अ सेट S ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज फाइनाइट एंड ऑर्डर ऑफ S इज इक्वल टू 26। तो हमारे पास जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो फाइनाइट सेट होते हैं और उसकी जो तादाद है अल्फाबेट की वो 26 है। इसको हम ऑर्डर भी कहते हैं कि अल्फाबेट का सेट है उसका ऑर्डर जो है वो 26 है। इसके बाद नल सेट जो है उसका ऑर्डर 0 होगा क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता और ये भी फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर का सेट जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इनफिनिट सेट है क्योंकि ये नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसकी तादाद को हम इस तरह नहीं बता सकते कि ये कितने हैं। इसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज है कि हमने बताना है कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से इनफिनिट है।
तो पहला है मंथ इन अ ईयर, एक साल में कितने माह होते हैं, तो ये फाइनाइट है क्योंकि हमें पता है कि एक साल में 12 मंथ होते हैं। सेकंड जो है वो इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर होते हैं 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। तो ये जो है वो इन्फिनिट होगा क्योंकि इनकी तादाद हम नहीं बता सकते कि कितने हैं। तो इवन इंटीजर जो है ये हमारे पास इनफाइनाइट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर। तो 1 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नहीं होता, इसलिए ये फाइनाइट है। उसके बाद है लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हम, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हम लाइन जो है वो जितनी मर्जी बना सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट होगा। इसके बाद ये इक्वेशन दी हुई है x⁻100 + 29 x⁻50 - 1 = 0। तो ये इक्वेशन जो है इसकी पावर जो है वो 100 है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा रूट 100 आएंगे क्योंकि जितनी पावर होती है उतने उसके आंसर आते हैं, तो लिहाजा ये फाइनाइट है। नेक्स्ट है सर्कल थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन में से कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं, तो ये भी इनफिनिट है, जितने मर्जी हम जो है ना वो सर्कल ड्रा कर सकते हैं ओरिजिन में से। अब हम मेंबरशिप टेबल देखेंगे। किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स की मेंबरशिप को जाहिर करने के लिए मेंबरशिप टेबल इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डेफिनेशन पहले देखें। अ टेबल डिस्प्लेइंग द मेंबरशिप ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स टू इंडिकेट दैट एन एलिमेंट इज इन अ सेट, a 1 is used. To indicate that an element is not in a set, a 0 is used. किसी मेंबर को सेट के अंदर जाहिर करने के लिए कि ये सेट के अंदर है, हम 1 इस्तेमाल करेंगे, और अगर जो मेंबर सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा तो उसके लिए हम 0 इस्तेमाल करेंगे। मेंबरशिप टेबल जो है ये सेट आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब हम एक मेंबरशिप टेबल देखेंगे। मेंबरशिप टेबल फॉर कंप्लीमेंट ऑफ ए। ए के कंप्लीमेंट का जो मेंबरशिप टेबल है वो इस तरह बनेगा। पहले हम ए लिखेंगे और ए कंप्लीमेंट लिखेंगे। ए में अगर कोई मेंबर है तो उसके लिए 1 यूज होगा, और अगर वो मेंबर नहीं है तो उसके लिए 0। तो जो ए के अंदर मेंबर है वो ए कंप्लीमेंट में नहीं होगा, तो उसके लिए यहाँ 0 आ जाएगा, और जो ए के अंदर नहीं है वो ए कंप्लीमेंट के अंदर होगा, उसके लिए 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो टेबल है ये ए कंप्लीमेंट के मेंबरशिप का टेबल है, और ये हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे खत्म हुआ।